दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से नए सीरीज में, जहां हम मनीष रंजन सर की जो किताब है बिहार से संबंधित 7,000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो एक जगह संकलन है उसका व्याख्या करेंगे और एक एक प्रश्न को विस्तार से देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सीरीज पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों को बताइएगा। चलिए हम देखते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, और पहला टॉपिक जिसमें हम इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और उसके भी अंदर पहले सब टॉपिक जिसमें पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्रोत के आधार पर मतलब बिहार के किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। मतलब बिहार के किस समय के पूर्व ऐतिहासिक युग के स्रोत कहाँ से मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, पटना से इस ऑप्शन के हिसाब से जो है वो पटना से हमें इस प्रकार का स्रोत जो है वो मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं। मुझे पर्सनली लगता है यहाँ इस नहीं को नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बिहार का आप चाहे मुंगेर हो, पटना हो, या फिर आप गया का क्षेत्र कम से कम लीजिए, या चेचर वैशाली वाला जो क्षेत्र है, इन सब जगहों से पूर्व ऐतिहासिक समय के जो हैं, पूर्व ऐतिहासिक जो आदि मानव के साक्ष्य हैं वो मिले हैं। इसलिए अगर नहीं आप हटा देंगे तब इसका सही जवाब होगा कि इन तीनों जगह से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल जो चिरांद है, कौन सा? चिरांद जो स्थल है बिहार में, कैसा स्थल है? पूर्व ऐतिहासिक युग का स्थल है। ये अभी किस जिले में अवस्थित है? तो चिरांद हम सभी को पता होना चाहिए, और आई होप जितने भी दोस्त हैं उनको पता भी होगा। ये कहाँ? सारण में है। ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है, पूर्व ऐतिहासिक स्थल जो चेचर है वो अभी कहाँ स्थित है। तो आपने दो चीज़ देखा ना, एक तो अभी अभी आपको चिरांद का पता चल गया, दूसरा अब आपको चेचर के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों चेचर जो है वो कहाँ स्थित है? वैशाली जिला में स्थित है। ठीक है। और मनेर कहाँ है? मनेर पटना में है। ये आगे आपको आ ही जाएगा। इस बुक की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है ना कि आप इसमें एक्सप्लेनेशन की डिमांड मत कीजिएगा और ना ही उसको लेके परेशान होइएगा। ये हर एक चीज़ को परत दर परत प्याज के छिलके के तरीके खोलते चला जाता है। तो आप इसके सारे प्रश्न को बना लेंगे ना तो वो सब सम्मिलित रूप से एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन ही है। अगला प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से नवपाषाण कालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिए, अब कैसे उपकरण? नवपाषाण कालीन अस्थि उपकरण की बात हो रही है। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो हैं वो हमारा अभी जिसको हम डिस्कस किए थे चिरांद से प्राप्त हुआ है, जो किस जिले में स्थित है? जो हमने अभी चेचर वैशाली में देखा और चिरांद सारण जिले में देखा, वो वहाँ उपस्थित है। छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है, निम्न में से बिहार के किस पूर्व ऐतिहासिक स्थल से ताम्र प्रस्तर युगीन उपकरण, अब कैसा उपकरण की बात हो रही है? ताम्र प्रस्तर युगीन प्राप्त हुए हैं उपकरण। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ये चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक पीरियड की बात होगी जिसे ताम्र प्रस्तर युगीन हम समय कहते हैं, तो इसमें चेचर भी होगा, मनेर भी होगा, सोनपुर भी होगा, और इस प्रकार से सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के पुरातात्विक स्रोत हैं। मतलब इनमें से किसकी मदद से हम जो आदि मानव थे या जो हमारे इतिहास में पहले की घटनाएं हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं। क्या ताम्रपत्र लेख? बिल्कुल जान सकते हैं। भग्नावशेष मतलब जो भवन वगैरह थे पुराने, जैसे राजप्रसाद था, या बाकी जो हैं आज हमारा नालंदा का अवशेष बचा हुआ है, ये सब एकदम है। सिक्का, हाँ, उससे भी हमें पता लगता है राजा के वंश के बारे में, उस समय की इकॉनमी की स्थिति के बारे में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त तीनों। अब आइए, आठवां प्रश्न है, लौरिया अरेराज लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है। आपको निश्चित तौर पर इस प्रश्न का जवाब पता होगा। वो शासक कौन है? सम्राट अशोक।
9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसमें से स्तंभ लेख कहाँ से? रामपुरबा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, अशोककालीन सासाराम की चंदन पीर पहाड़ी से क्या प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, अशोक के समय का लघु शिलालेख जो है वो प्राप्त हुआ है कहाँ से? सासाराम की चंदन पीर पहाड़ी से। क्या प्राप्त हुआ है सासाराम की चंदन पीर पहाड़ी से? अशोक के समय का लघु शिलालेख। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के गुफालेख बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? तो ये अशोक का पौत्र जो था दशरथ, उसके शिलालेख हैं। 12वां प्रश्न है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो बिहार में जितने भी मौर्य अभिलेख पाए गए, जितना एकदम 100% कहना गलत होगा, अधिकतर की जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत थी। 13वां प्रश्न है, बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? अब हमने जैसे हिंदी जो हम लिखते हैं तो उसकी लिपि होती है ना देवनागरी लिपि, तो उसी तरह से जो प्राकृत भाषा में अभिलेख पाई गई बिहार में मौर्य समय की, उसकी लिपि क्या थी? तो उसकी लिपि दोस्तों ब्राह्मी लिपि थी। 14वां प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो बिहार के दोस्तों पटना जो मतलब स्थान है ना, जो राजधानी है अभी वर्तमान बिहार का, वहाँ से हमें यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न है, बिहार के जिले मतलब बिहार के किस जिले के बसाढ़ से, मतलब आपको हिंट दे दिया, बसाढ़ से कुछ मिला है। क्या मिला है? महादेवी प्रभुदया के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिए आप इस चीज का कि सबसे पहले महादेवी प्रभुदया का अभिलेख कहाँ से मिला? 2 अभिलेख बसाढ़ से मिला। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में बसाढ़ जो है वो किस जिला में अवस्थित है? आपको पता होना चाहिए ये कहाँ अवस्थित है? वैशाली में अवस्थित है। और हमने इससे पहले देखा वैशाली में एक और कौन सा स्थल अवस्थित था? चेचर अवस्थित था, है ना। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त मुहर ध्रुव स्वामिनी से संबंधित है? मतलब ध्रुव स्वामिनी से संबंधित मुहर निम्नलिखित में से कहाँ से हुआ है प्राप्त? तो ये सही जवाब इसका क्या होगा? बसाढ़ से ही प्राप्त हुआ है। और बसाढ़ है कहाँ? बसाढ़ वैशाली में है। बसाढ़ से और क्या मिला है? हमने अभी अभी पढ़ा, महादेवी प्रभुदया से जुड़ा हुआ 2 अभिलेख मिला है। ध्रुव स्वामिनी, अब अगला प्रश्न है 17वां, ध्रुव स्वामिनी किस शासक की पत्नी मानी जाती है? दोस्तों ध्रुव स्वामिनी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी मानी जाती हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश के शासक थे? और चंद्रगुप्त मौर्य तो पता ही है मौर्य वंश के शासक हैं, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं ना, तो आप मुझे बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश के थे? 18वां प्रश्न है, बिहार से गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? अभी अभी हमने पढ़ा था मौर्य काल के अभिलेख प्राकृत भाषा में प्राप्त हुए, जिसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार से जो गुप्तकालीन अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा में हैं? तो हमें पता है कि वो संस्कृत भाषा में है। 19वां प्रश्न है, बोधगया से प्राप्त अभिलेख में कहाँ के भिक्षुओं का वर्णन है? तो बोधगया से जो अभिलेख मिला है वहाँ श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन मिलता है। 20वां प्रश्न है, श्रीलंका के किस भिक्षु का वर्णन बोधगया के अभिलेख में है? तो महामना द्वितीय जो भिक्षु हैं उनका वर्णन, श्रीलंका के इस भिक्षु का वर्णन हमें बोधगया के अभिलेख में मिलता है। 21वां प्रश्न क्या है, निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से गुप्त वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे पहले प्रश्न समझ लीजिए, किस स्थल से मतलब कहाँ से गुप्तकालीन मुहर मिला है, जिस मुहर की मदद से हमें गुप्त वंशावली समझ आती है या उसका वर्णन मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा नालंदा से, जहाँ के हमारे अभी सीएम साहब हैं। 22वां प्रश्न क्या है, निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? तो गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख कहाँ से मिले हैं? ये नवादा से मिले हैं। ठीक है। 23वां प्रश्न क्या है, उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ये कृष्णगुप्त जी को माना जाता है। और 24वां प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर
आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आदित्य सेन। ठीक है। 25वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस जिले के बौंसी नामक स्थान में स्थित मंदार पहाड़ी से? तो कौन सा स्थान है? बौंसी स्थान है। पहाड़ी कौन सी है? मंदार पहाड़ी है। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से आदित्य सेन का अभिलेख मिला है। तो अब पूछा जा रहा है आपसे कि आदित्य सेन का अभिलेख मंदारी पहाड़ी से निकला। मंदारी पहाड़ी कहाँ है? बौंसी नामक जगह पर है। ये बौंसी कहाँ स्थित है? ये बौंसी बांका में स्थित है। कहाँ? बांका जिला में स्थित है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि मंदार पहाड़ी कहाँ है? वो भी बांका में है। आदित्य सेन से संबंधित अभिलेख कहाँ से मिला है? वो भी बांका से मिला है। ठीक है। 26वां प्रश्न है, निम्न में से किसके अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब क्या है? आदित्य सेन के अभिलेख में। 27वां प्रश्न क्या है? आरा के पास देव वरुणार्क से क्या मतलब से डैश का एक पाषाण अभिलेख मिलता है। मतलब किसका अभिलेख, किसके समय का वो अभिलेख है? तो जीवगुप्त द्वितीय के समय का। तो आरा के पास देव वरुणार्क से पाषाण अभिलेख मिलता है जो किसके समय का है? जीवगुप्त द्वितीय के समय का है। 28वां प्रश्न क्या है? पूर्व मध्यकाल में शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में हैं। मतलब पूर्व मध्यकाल में किन शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार से प्राप्त हुए जो संस्कृत भाषा में हैं? तो हमने अभी अभी देखा था कि संस्कृत भाषा में किनका अभिलेख था? आप बताइए। पहले जब हमने पढ़ा था संस्कृत भाषा में गुप्त के समय का अभिलेख था, लेकिन यहाँ गलती नहीं करना है। यहाँ दक्षिण एवं मध्य बिहार दोनों की बात हो रही है। तो जब दोनों की बात होगी उस समय जवाब हमारा क्या हो जाएगा? पाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है? तो केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख धर्मपाल के अभिलेख से मिलता है। 30वां प्रश्न है, पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख बोधगया से प्राप्त हुआ है। 31वां प्रश्न क्या है? कहाँ के नालंदा या फिर किसके नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से? तो सबसे पहले नालंदा का क्या? नालंदा का ताम्रपत्र अभिलेख। और उससे क्या स्पष्ट होता है कि जिसका वो अभिलेख है उसने गया में एक गांव दान में दिया। तो किसका है भाई वो अभिलेख? तो वो अभिलेख हो जाएगा दोस्तों धर्मपाल का। मतलब नालंदा के ताम्रपत्र अभिलेख से यह पता चलता है कि धर्मपाल ने एक गांव गया में दान में दिया था। 32वां प्रश्न क्या है? निम्न में से किसके अभिलेख नालंदा के धोसरावा में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा करता है? तो ये कौन होगा दोस्तों? ये होगा देवपाल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़्यादा तेज़ गति नहीं हो रही है और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके लेख मतलब नालंदा पाषाण का जो लेख है से पता चलता है कि नालंदा बिहार को जला दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महिपाल के अभिलेख से हमें पता चलता है। ठीक है, और ये कैसा अभिलेख है? पाषाण अभिलेख है। कहाँ का है? नालंदा का है। किस राजा का है? महिपाल का है। क्या पता लगता है? कि नालंदा महाबिहार को जला दिया गया था। 34वां प्रश्न क्या है? बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? तो प्रतिहार राजा भोज के सिक्के कहाँ से? नालंदा से मिले हैं। 35वां क्वेश्चन है, किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है? तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से। कहाँ? मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से देवपाल का संबंध है। ठीक है। 36वां प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंद दीवार का निर्माण कराया था? राजगीर में किलाबंदी किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। ठीक है। 37वां प्रश्न है, राजगीर की किलेबंद दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन
निर्माण नहीं, अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? अब बताइए। इसका सही जवाब होगा बुकानन और हैमिल्टन, इन दोनों ने किया था इसका अध्ययन। ठीक है, कौन कौन? बुकानन और हैमिल्टन दोनों ने। 59 नंबर नहीं, 38 नंबर प्रश्न ये है। ठीक है, ये कितना नंबर? 38 नंबर प्रश्न होगा। क्या है प्रश्न? शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो शशांक का जो स्वर्ण सिक्का है वो दोस्तों नालंदा से भी मिला है और गया से भी मिला है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया है? तो बराबर की पहाड़ी में अशोक और उसके पौत्र जो दशरथ था उसने गुफा बनाया, उसका विवरण किसने किया? मेजर किट्टो ने किया। ठीक है। 40वां प्रश्न है, निम्न में से किसने कुर्कीकार, कुम्हार या कुम्हड़ार पाटलिपुत्र, ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र में जगह है कुम्हड़ार, तो ध्यान, वहां पर एक टीला था, उसका उत्खनन किसने करवाया? जहां राजप्रसाद वगैरह बाद में मिला, तो उसका उत्खनन मेजर किट्टो ने ही करवाया। 41वां प्रश्न क्या है? किसने भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है कनिंघम साहब को। किसे? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया, किसे माना जाता है? कनिंघम को। 42वां प्रश्न क्या है? 42वां प्रश्न है, बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब हुई? तो ये 1861 में हुई। और 43वां प्रश्न क्या है? किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई? अनडाउटेबली कनिंघम के द्वारा। 44वां प्रश्न है, किसने बोधगया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था? तो बोधगया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में कनिंघम ने ही बताया था। 45वां प्रश्न क्या है? किसने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की, जहां प्राचीन नालंदा महाविद्यालय स्थित है? तो इसकी खोज किसने की थी? कनिंघम ने ही की थी। ठीक है। 46वां प्रश्न क्या है? निम्न में से किस स्थान से कुमार गुप्त एवं स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है? तो कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख कहाँ से? नालंदा से मिला है। 47वां प्रश्न क्या है? पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय एवं पुरातत्व विज्ञान की स्थापना की गई? प्राचीन भारतीय नहीं, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विज्ञान की स्थापना की गई, तो ये 1949 में की गई। 48वां प्रश्न है, किसने 1950 में वैशाली एवं 1951 में कुम्हड़ार का उत्खनन करवाया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर अल्तेकर और के देव, दोनों ने मिलकर 1950 में वैशाली का और 1951 में कुम्हड़ार का उत्खनन करवाया। 49 नंबर प्रश्न है, राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना 1962 में हुई थी। 50वां प्रश्न है, जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से माना जाता है? जातक कथाओं का संबंध दोस्तों हम सभी जानते हैं बौद्ध धर्म से माना जाता है। 51वां प्रश्न है, जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग होता है? तो इसके लिए निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम अगर देखें, हमारा अगला प्रश्न क्या है? बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के मतलब प्राचीन स्वर्ण सिक्के दिए गए इन क्षेत्रों से प्राप्त नहीं हुए हैं इस किताब के अनुसार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा इसे। 53वां क्वेश्चन है, आरंभिक सिक्कों को क्या कहा गया है? तो आरंभिक सिक्कों को हम सब जानते हैं कि सीधा वो एक तरह से समझिए ठोक के दे देते थे, इसलिए उसको आहत सिक्के हम कहते हैं। ठीक है, और निष्क क्या था? सोना का सिक्का था। 54वां प्रश्न क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के किस राजा ने निष्क, सुवर्ण या शतमान सिक्के दान में दिए थे? मतलब सोने के सिक्के दान में दिए थे। आपको सोने के सिक्के का नाम भी यहाँ से पता लग जाता है। तो किसने ये सिक्के, सोने के सिक्के दान में दिए थे?
जनक जी ने दिए थे। और कहाँ से ये जानकारी मिलती है? बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। 55वां प्रश्न क्या है? बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं, जिन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। उसे पर्ण भी कहते हैं, उसे कासारपन भी कहते हैं, उसे धारण भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 56वां प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के मिले हैं? मतलब सिल्वर के, चांदी के जो आहत सिक्के हैं ये कहाँ से? तो ये लोहानीपुर, मोतिहारी और फतुहा तीनों जगह से मिले हैं। 57वां प्रश्न है, गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो उस समय सोना के भी सिक्के प्रचलित थे, चांदी के भी थे और तांबे के भी थे। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न पर किसी भी प्रकार का डाउट है, कमेंट में नीचे डालिए। मुझे अगर थोड़ा बहुत कहीं एकदम प्रमाण सहित कोई डाउट अगर दृष्टि में आया है तो मैं उसे सुधारा हूँ। बाकी अगर कहीं थोड़ा बहुत संशय है तो मैं उसको इग्नोर किया हूँ, मैं इस बुक के साथ गया हूँ। तो नीचे कमेंट करिए ताकि हमारे बाद में जो साथी देखेंगे उन्हें भी सुविधा हो सके। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। और जुड़े रहिए इस सीरीज़ के साथ। आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।